अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। अब मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर आपको आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, कैरी ऑन सर। अच्छा, जबरदस्त। प्रीवियस उसमें हम डिस्कस कर रहे थे लर्निंग अप्रोचेस के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से। गुड और ब्रोफी ये कहते हैं कि टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। यानी कहीं पे भी इनकी डेफिनेशन आप देखें, टीचिंग की डेफिनेशन उन्होंने जो की है, कहीं पे भी इन्होंने ट्रांसमिशन या आइडियाज कन्वे करना या दूसरे को पढ़ाना बिल्कुल भी इन्होंने नहीं कहा, बल्कि ये कह रहे हैं कि टीचिंग का मतलब किसी को कन्विंस करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को प्रिपेयर करना लर्निंग के लिए। The teachers provide sufficient opportunities in the classroom for students to practice and apply what they are learning and give improvement oriented feedback. तो टीचिंग का मतलब ये है कि बच्चों को सफिशिएंट इन्वायरमेंट देना है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना, अपॉर्चुनिटीज दे देना, ताकि उसमें बच्चे खुद प्रैक्टिस कर सकें और जो वो लर्न कर रहे हैं उसको अप्लाई कर सकें। और टीचर का काम यहाँ पे फीडबैक देना है, इम्प्रूवमेंट बेस्ड, इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड फीडबैक देना है। ये फीडबैक क्या है? मसलन कोई किसी को हम काम दे रहे हैं काम करने के लिए, वो काम कर रहा है, उसका काम ट्रैक पे है या नहीं है, उसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसमें क्या वीकनेसेस हैं, इससे बच्चे को आगाह करना। हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में कि फीडबैक कैसे दिया जाए। सबसे पहले वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें या स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें। इस हवाले से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो शॉर्ट में अब भी मैं दोहराना चाहूंगा कि पहले फीडबैक देने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर कौन कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, आप स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें। उसके बाद किस तरह के चैलेंजेस या वीकनेसेस उसके अंदर मौजूद हैं, उन वीकनेसेस को, उन चैलेंजेस को एक खास तरीके से आप हाईलाइट करें और इस तरह हाईलाइट करें, इस तरह उसे इन्फॉर्म करें कि उसका सेल्फ स्टीम हर्ट ना हो, सेल्फ स्टीम भी हर्ट ना हो और उन गलतियों की इस्लाह भी हो। तो अलगरज टीचिंग बच्चे को मोटिवेट करना, कन्विंस करना, लर्निंग के लिए प्रिपेयर करने का नाम है। बाइमिलर ये भी एक एजुकेशनिस्ट है, ये कहते हैं द टीचर्स प्रोवाइड असिस्टेंस टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज प्रोडक्टिवली। टीचर का काम बच्चे को असिस्ट करना है, बच्चे की मदद करना है। किसमें मदद करना? लर्निंग प्रोसेस में उसकी मदद करना। अच्छा, टीचिंग के लिए टीचर को 5 मेजर रोल प्ले कर रहा है, यानी 5 मेजर रोल टीचर को प्ले करने चाहिए टीचिंग करते वक्त। सबसे पहला रोल एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जो भी टीचर है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, उस सब्जेक्ट में उसको मास्टरी होनी चाहिए, उसमें मास्टर उसको होना चाहिए, उसमें उबूर होना चाहिए उसको, या जिस टॉपिक को वो पढ़ा रहा है उस टॉपिक में उसको उबूर होना चाहिए। यानी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास में, तो मैथ्स के जो कंटेंट है, कंटेंट पे मुझे उबूर होना चाहिए। या साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक पे मुझे उबूर होना चाहिए। या उर्दू का या सोशल साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक पे मुझे उबूर होना चाहिए, महारत होनी चाहिए। दूसरा, एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट। पेडागोजी, यहाँ पे देखें 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। एक
बाज दफा हम पेडागोजी कहते हैं, बाज दफा हम एंड्रागोजी कहते हैं। पेडागोजी एक ग्रीक वर्ड है, पेडागोजिया से बना है, जिसका मतलब यानी पेडोज का मतलब है बॉय यानी लड़का, और गोजियो का मतलब है लीड करना, यानी लीड ए बॉय। पेडागोजी का मतलब लीड ए बॉय। अच्छा, जो एजुकेशन डिक्शनरी है उसके मुताबिक पेडागोजी का मतलब है आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के आर्ट को, टीचिंग के साइंस को, यानी टीचिंग प्रोफेशन को पेडागोजी कहते हैं। उसमें उस पेडागोजी में टीचिंग मेथड्स हैं, टीचर का एटीट्यूड है, टीचर का बिहेवियर है, टीचर का वे ऑफ इंस्ट्रक्शन है, टीचर का असेसमेंट स्टाइल है, टीचर का टीचिंग स्टाइल है, टीचर का फीडबैक स्टाइल है। इन तमाम को जब हम मिलाते हैं तो उसको पेडागोजी कहते हैं। अच्छा, एक और वर्ड यूज हो रहा है जिसको हम कहते हैं एंड्रागोजी। पेडागोजी इज फॉर यंग लर्नर्स वाइल एंड्रागोजी इज फॉर एडल्ट्स। यही चीजें जो मैंने गिने अभी, यानी टीचर का टीचिंग स्टाइल, टीचर का एटीट्यूड, टीचर का बिहेवियर, टीचर का वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर का असेसमेंट का तरीका, टीचर का फीडबैक का तरीका, अगर ये कॉलेज लेवल पे हो तो इसको एंड्रागोजी कहेंगे। अगर ये स्कूल लेवल पे हो, यंग लर्नर्स के लिए हो, तो इसको पेडागोजी कहेंगे। क्लियर हो गया पेडागोजी और एंड्रागोजी? हेलो? अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो रोल है टीचर का एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर को अपने कंटेंट पे, जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। दूसरा रोल टीचर का एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट, यानी उस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, किन बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों का मेंटल लेवल क्या है, उन बच्चों का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उन बच्चों की का इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट लेवल क्या है, उन बच्चों का प्रीवियस नॉलेज लेवल क्या है, उस हिसाब से पढ़ाने को कहते हैं पेडागोजी। ठीक है, यानी दुरुस्त तरीके से उस सब्जेक्ट, एक तो कंटेंट पे उबूर होना अलग बात है, उन कंटेंट को जबरदस्त तरीके से बच्चों की मेंटल एज, बच्चों का लेवल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से पढ़ाने को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको आसानी से समझ सके, इसको कहते हैं पेडागोजी। अगर कोई इस अंदाज से पढ़ाता तो वो पेडागोजिकल एक्सपर्ट है। तीसरा रोल है टीचर का एज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, यानी टीचर को एक टॉप क्लास का कम्युनिकेटर होना चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन में यानी इश्यूज ना हो, बैरियर्स ना हो, जो वो कन्वे करना चाहता हो इजीली कन्वे कर पाए, यानी कोई बैरियर ना आए। यानी टीचर यानी कुछ समझाना चाहता है बच्चों को, तो बच्चे आसानी से उसको समझ सके, जिस अंदाज से, जिस लेवल पे टीचर समझाना चाहता है उसी लेवल पे वो बच्चे उस चीज को समझ सके, यानी उसकी कम्युनिकेशन ठीक हो। कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अच्छा रिटन कम्युनिकेशन है। तमाम कम्युनिकेशन जो टाइप्स हैं उसमें टीचर को एक्सपर्ट होना चाहिए। बाज़ दफा हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें हम बात करते हैं, बाज़ दफा हम बात नहीं करते हैं, बल्कि उस बात को मजीद एड करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं, हम जेस्चर्स करते हैं, बॉडी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं। यानी टीचर को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी अबूर होना चाहिए। बाज़ दफा हम जो हमारा जो लिसनर है वो हमारे सामने नहीं होता है, उस वक्त हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन के इन तमाम टाइप्स में टीचर को के पास महारत होनी चाहिए। चौथा जो रोल है एज ए स्टूडेंट सेंटर मेंटोर, टीचर का एक नाम मेंटोर है, टीचर एक्चुअली मेंटरिंग करता है।
स्टूडेंट उसका मेंटी है, टीचर उसका मेंटोर है। जो भी वो क्लास में वो एक्टिविटीज करता है, यानी स्टूडेंट को फोकस उसकी उसकी नीड, अच्छा उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट, उसका प्रीवियस नॉलेज, उस हिसाब से उसकी मेंटरिंग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस टीचर को समझ सकें, यानी ज्यादा से ज्यादा उनकी लर्निंग हो। लास्ट जो रोल है टीचर का एज ए सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअल एसेसर, यानी टीचर एक सिस्टमेटिक वे में, यानी बच्चे की परफॉर्मेंस को एसेस कर सके सिस्टमेटिक वे में, और एक दफा करके भूल ना जाए, बल्कि कंटिन्यूअसली उसकी असेसमेंट कर सके। ये उसका लास्ट रोल है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कौन सी टीचिंग बेहतरीन है, यानी किस टीचिंग को हम क्वालिटी टीचिंग कहें, उनमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए। ये अल्टन ली है, ये एजुकेशनिस्ट हैं, ये इन्होंने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स गिनवा दिए हैं क्वालिटी टीचिंग के। पहला कैरेक्टरिस्टिक है फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी वो टीचिंग क्वालिटी की टीचिंग होगी जिसमें टीचर बच्चे की अचीवमेंट को, उसकी परफॉर्मेंस को फोकस करें। दूसरा है पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस दैट क्रिएट केयरिंग इंक्लूसिव लर्निंग कम्युनिटीज, यानी उस तरह की टीचिंग प्रैक्टिसेस टीचर की हो जिससे यानी केयरिंग हो, यानी एक केयरिंग और एक इंक्लूसिव लर्निंग कम्युनिटी वजूद में आए। आप बच्चे की सेल्फ स्टीम को, उसके इंटरेस्ट को, उसके नीड्स को आप मद्देनजर रख के पढ़ाएं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे एक क्लास में मुख्तलिफ ज़हनी सलाहियतों के हामिल बच्चे होते हैं, एक क्लास में मुख्तलिफ नॉलेज लेवल के बच्चे होते हैं, एक क्लास में मुख्तलिफ लेवल ऑफ इंटरेस्ट के बच्चे होते हैं। तो हम अब इंक्लूसिव टीचिंग उस टीचिंग को कहेंगे कि टीचर की वो टीचिंग तमाम बच्चों के लिए काबिल कबूल हो। ठीक है, उस टीचिंग को हम इंक्लूसिव टीचिंग कहेंगे। यानी अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक्सक्लूसिव टीचिंग होगा, सिर्फ चंद के लिए होगा, चंद के लिए ना हो। जितने भी क्लास में उसकी तादाद है स्टूडेंट्स की, जाहिर है उनकी ज़हनी सलाहियतें मुख्तलिफ होंगी, उनका लेवल ऑफ नॉलेज मुख्तलिफ होगा, उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ होगा, उनका लेवल ऑफ नीड मुख्तलिफ होगा। तो टीचर की टीचिंग इस तरह की होनी चाहिए वो टीचिंग तमाम बच्चों के लिए काबिल कबूल। दूसरी खुसूसियत ये है क्वालिटी टीचिंग की, क्वालिटी टीचिंग की खुसूसियत है कि एक्टिव लिंक्स बिटवीन स्कूल एंड कल्चर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कूल, यानी आप स्कूल में जिस अंदाज से एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जिस अंदाज बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, वो कल्चर के, स्कूल से बाहर के कल्चर से अजनबी ना हो। यानी कल्चरल वैल्यूज कुछ और हैं, आप स्कूल में कुछ और वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई टीचर ऐसा करेगा तो टीचर की टीचिंग को, टीचर के आइडियाज को, टीचर के नॉलेज को, टीचर एटीट्यूड को, टीचर के बिहेवियर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए कि वो क्लेश कर रहा है कल्चर से। तो आप अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को कल्चर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तरतीब दे दें। अगर आप ऐसा नहीं है तो फिर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी।
यानी एक लिंक पैदा करते हैं स्कूल और कल्चर के दरमियान, स्कूल और होम के दरमियान। मल्टीपल टास्क्स, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। टीचर के पास जब टीचर क्लास तो बच्चों चॉइस मिल जाए, टीचर के पास स्ट्रेटजीज हो, मल्टीपल टेक्निक्स हो, मल्टीपल यानी एक्टिविटीज हो। वो क्यों? वो इसलिए कि हर इंसान का लर्निंग स्टाइल मुख्तलिफ होता है। यानी कहा यह जाता है कि आज तक 7 लर्निंग स्टाइल इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं दुनिया में, यानी इंसान 7 मुख्तलिफ तरीकों से सीखता है। और जिस बच्चे की लर्निंग स्टाइल टीचर की टीचिंग स्टाइल से मैच करके बच्चा, और जिस बच्चे की लर्निंग स्टाइल टीचर की टीचिंग मैच ना करे तो वहां बच्चा पोरली परफॉर्म करता है। इसलिए टीचर एक ही क्लास में ना जाए, एक ही स्ट्रेटेजी क्लास में ना जाए, एक ही टेक्निक लेके क्लास में ना जाए, बल्कि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हो, मल्टीपल टेक्निक, मल्टीपल मेथड्स हो। मिसाल के तौर पे टीचर सिर्फ तकरीर ना करे, सिर्फ एक ही लेक्चर में लेके क्लास में ना जाए, बल्कि ब्लैक बोर्ड को हल भी करे, इसको इन्वॉल्व भी करे, स्टूडेंट्स को पूछने का मौका भी दे दे, कुछ एक्टिविटीज करने का मौका भी दे दे, कुछ चीजें जो वो पढ़ा रहा है उनको दिखा भी दे। अगर तो मल्टीपल टीचिंग टेक्निक मिल जाएगी, जब मिल जाएगी तो बच्चा जबरदस्त परफॉर्म करेगा। अगर कहीं पे लर्नर की, स्टूडेंट की स्टाइल टीचर की टीचिंग स्टाइल से मैच ना करे बल्कि क्लैश करे तो वहां बच्चा पुअरली परफॉर्म करता है। दफा ऐसा हुआ है, हम सुनते हैं कि मिसाल तो एक बच्चा एक सब्जेक्ट में जबरदस्त एक्सीलेंस, जबरदस्त परफॉर्म करता है, फिर सब्जेक्ट में फेल होता है। तो जिस सब्जेक्ट में परफॉर्म करता है वो टीचर कहता है कि फला बच्चा बहुत काबिल है, जिस सब्जेक्ट में वो फेल होता है तो टीचर कहता है कि फला बच्चा नालायक है। अगर नालायक होता तो दूसरे सब्जेक्ट में वो एक्सीलेंस ना दिखाता, अगर बहुत ही काबिल होता दूसरे एक सब्जेक्ट में फेल ना होता। तो ये लायक और नालायक की बात नहीं है यहाँ पे। बाज दफा ऐसा होता है कि बच्चे की लर्निंग स्थिति है तो बच्चा जबरदस्त परफॉर्म करता है। अगर कहीं पे बच्चे की लर्निंग स्टाइल टीचर की टीचिंग स्टाइल से मैच ना करे तो बच्चा वहां पे पुअरली परफॉर्म करता है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि टीचर के पास चॉइस होनी चाहिए, टीचर के पास मल्टीपल टास्क होने चाहिए, मल्टीपल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, मल्टीपल टेक्निक्स होनी चाहिए, मल्टीपल मेथड्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है efforts feedback on students task engagement। स्कैफोल्ड कहते हैं यानी मदद करने को, यानी असिस्ट करने को। मिसाल के तौर पे स्कैफोल्ड, जब हम ब्लॉक निकालते हैं संचय के अंदर मटेरियल डाल के, वो जो ब्लॉक के लिए स्कैफोल्ड का काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मजदूर संचय के अंदर मटेरियल डालता है, उसको कूटता है, जब उसे अंदाजा होता है कि अब ब्लॉक टूटेगा नहीं, वो आराम से फिर उस सांचे को निकाल लेता है।
ब्लॉक के लिए सांचा एक स्कैफोल्ड होता है। इसी तरह स्टूडेंट के लिए टीचर भी एक स्कैफोल्ड है। ठीक है, टीचर मदद दे देता है, फीडबैक देता है, हर वक्त यानी स्पून फीडिंग नहीं करता है। जब टीचर को अंदाजा हो गया अब बच्चा ट्रैक पे है तो अपनी मदद को कम से कम करता है, फिर बच्चे को एनवायरमेंट के साथ फेस करने का मौका देता है, उसको एक ऑटोनॉमी दे देता है। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सम प्रोमिनेंट मेथड्स। बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं। आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उसके अलग मेथड्स हैं, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन, रिस्पॉन्स मेथड है, इंटरेक्टिव मेथड है। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनके अपने बहुत सारे मेथड हैं। तो उनमें से जो प्रोमिनेंट मेथड मैंने 1 2 3 4 5 मेथड को हम आज डिस्कस करेंगे। एक मेथड है कोऑपरेटिव लर्निंग। ये आपने सुना होगा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड in which students small groups to complete a common learning goal with the guidance of the teacher. कोऑपरेटिव लर्निंग यानी जब लफ्ज कोऑपरेट हम सुनते हैं तो हमारे जहन में इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, यानी इनफरादियत खत्म हो जाती है। कोऑपरेटिव लर्निंग से मुराद यानी मिल के काम करना। बच्चे छोटे छोटे ग्रुपों में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता है, 5 का ग्रुप बनता है, 3 का ग्रुप बनता है। ग्रुप में काम करते हैं, उनका जो गोल होता है वो कॉमन होता है। जाहिर ग्रुप उस वक्त बनता है, कोऑपरेशन उस वक्त होती है जब गोल कॉमन हो, उनका गोल कॉमन हो। इंडिविजुअली काम करने के बजाय ग्रुप में काम किया जाता है यहाँ पे, और इस ग्रुप में काम करने के नतीजे में बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज डेवलप होते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। सोशल वैल्यूज इसलिए डेवलप होते हैं कि बच्चे आपस में इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा होती है। तो इंसान की ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन दूसरों के साथ हो तो सोशल वैल्यूज उसके अंदर डेवलप होते हैं। तो सोशल वैल्यूज से मुराद इंसान दूसरों की मदद करना जानता है, दूसरों को बर्दाश्त करना सीखता है, दूसरों तक अपना मुद्दा पहुंचाना सीखता है, दूसरों के लिए उसके अंदर रेस्पेक्ट पैदा होती है, एक्सेप्टेंस पैदा होती है। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप, कहते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है? इस तरह डेवलप होती है कि जब हम एक क्लास में एक टीचर खुद प्लान करता है, खुद एक्ट करता है, खुद रिफ्लेक्ट करता है, यानी खुद ही प्लान करके आया है कोई सब्जेक्ट के हवाले से, तो वो सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाता है, फिर अपनी पढ़ाई पे खुद गौर व फिक्र करता है। तमाम काम यानी एक्टिव रोल टीचर का होता है और स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है। एक दूसरी क्लास में टीचर कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए से पढ़ाता है। वो जिस टॉपिक को पढ़ाता है उस हवाले से इंस्ट्रक्शन दे देता है, फिर बच्चे खुद अपने काम को प्लान करते हैं, खुद प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर अपने एग्जीक्यूशन पे खुद रिफ्लेक्ट करते हैं। एक्टिव रोल यहाँ पे स्टूडेंट्स प्ले करते हैं, टीचर यहाँ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। तो जाहिर है मैं अपने काम को खुद प्लान करूंगा, खुद सोचूंगा, खुद अपने हाथ से काम करूंगा, फिर अपने किए हुए काम पे खुद गौर व फिक्र करूंगा कि कहाँ मुझसे काम जबरदस्त तरीके से हुआ और कहाँ मुझसे गलतियां हो गई। अगर ये काम आइंदा भी मुझे करना हुआ तो इन गलतियों पे मैं कैसे ओवरकम करूंगा। अगर इस तरह से मुझे पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ूंगा, तो जाहिर है मुझे ज्यादा सोचना होगा, मुझे ज्यादा काम करना होगा, मुझे ज्यादा गौर व फिक्र करना होगा,
और जाहिर है कि इसके नतीजे में मेरी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अच्छा, कोऑपरेटिव लर्निंग के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन, साइमल्टेनियस इंस्ट्रक्शंस। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग में पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस से मुराद ये है कि एक जो मुहावरा इस्तेमाल होता है, स्विम टुगेदर और सिंक टुगेदर, या सबने तैरना है या सबने डूबना है। हर मेंबर, ग्रुप का हर मेंबर दूसरे मेंबर के साथ इंटरडिपेंडेंट है। यानी मैं जब जबरदस्त काम करूंगा तो पूरे ग्रुप का काम बेहतर होगा। अगर मुझसे काम बिगड़ जाएगा तो पूरा ग्रुप का काम खराब होगा। इसलिए कहते हैं या मिलके तैरना है या सबने डूबना है। यहां पे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है कोऑपरेटिव लर्निंग में। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, गो कि ग्रुप में काम किया जाता है लेकिन हर मेंबर, ग्रुप का हर मेंबर अकाउंटेबल है अपने काम का। अच्छा, तीसरी जो इसकी जो एलिमेंट है वो इक्वल पार्टिसिपेशन। हर मेंबर इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ता है हर मेंबर को, और ये टीचर इंश्योर करता है। ग्रुप में जब मुख्तलिफ क्लास में मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए टीचर ने, और फिर हर ग्रुप के पास जाके टीचर थोड़ी देर के लिए टीचर को ग्रुप का हर मेंबर इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको इंश्योर करना टीचर का काम है। अच्छा, लास्ट जो इसका एलिमेंट है साइमल्टेनियस इंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, टीचर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप मेंबर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। अच्छा, इसके स्ट्रेटजीज क्या है? किस तरह में सोशल स्टडीज पढ़ाते हुए, मैथ्स पढ़ाते हुए, साइंस पढ़ाते हुए कौन सा तरीका इस्तेमाल करूंगा कि वो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी होगी? एक तरीका जो आम इस्तेमाल किया जाता है वो है थिंक पेयर शेयर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ नोट भी करें। थिंक पेयर शेयर। मिसाल के तौर पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट का कोई उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक का, उस थीम का, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का कोई एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाए, बना के बच्चों को दे दें वो क्वेश्चन। उनसे कहें कि सबसे पहले आपने इंडिविजुअली सोचना है इस सवाल का जवाब। इस सवाल के जवाब के बारे में आपने इंडिविजुअली सोचना है, थिंक करना है। जब आप सोचेंगे तो अपनी सोच को, अपने जवाब को आपने लिखना है कि पेपर पे, और अपने जवाब को लिखेंगे। लिखने के बाद आपके पास जो साथी बैठा हुआ है उससे आपने शेयर करना है। अपने जो पेयर है उसके साथ अपना जवाब शेयर करना है, और आपका साथी अपना जवाब आपसे शेयर करेगा। उसके बाद आप अपने दोस्त के जवाब को देखेंगे, आपका दोस्त आपके जवाब को देखेगा, उस सवाल एक होगा। अब आपने कंसेंसस डेवलप करनी है कि किसका जवाब ठीक है, आपका जवाब ठीक है या आपके दोस्त का जवाब ठीक है। एक कंबाइन आंसर आपने बनाना है। अभी कंबाइन आंसर कैसे बनाएंगे? मिसाल तो वो 2 तरह के जवाब हैं। अब उस 2 तरह के जवाब को आप सिंगल आंसर कैसे बनाएंगे? उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपने जवाब को जस्टिफाई करेंगे।
आपका दोस्त अपने जवाब को जस्टिफाई करेगा, और जस्टिफाई करते वक्त किसके पास जबरदस्त रीजंस हैं अपने जवाब, अपने आंसर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, उसी के जिसके पास जबरदस्त रीजंस हैं, उसी के जवाब को पेयर का कंबाइन जवाब तस्वीर किया जाएगा। जब कंबाइन जवाब बन जाएगा तो पूरी क्लास में फिर उसको शेयर करना होगा। इसे कहते हैं थिंक, पेयर, शेयर। सबसे पहले एक ओपन एंडेड क्वेश्चन जो टीचर ने रेज किया है, उसके ऊपर आपने इंडिविजुअली सोचना है, आपने भी सोचना है, आपके साथी ने भी सोचना है। फिर आप दोनों ने मिलके एक कंबाइन जवाब बनाना है। उस कंबाइन जवाब को पूरी क्लास में आपने शेयर करनी है। इसे कहते हैं थिंक, पेयर, शेयर। ये कोऑपरेटिव लर्निंग की एक टेक्निक है। इस तरीके से आप अपने क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी को मुतारिफ करा सकते हैं। दूसरा है जिगसा स्ट्रेटजी। जिगसा, ये बंदे का नाम जिगसा है, उसने ये स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवाई है। जिगसा स्ट्रेटजी अक्सर उन टॉपिक्स में इस्तेमाल होता है जो बहुत लेंदी होते हैं। मिसाल के तौर पे आप पोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, पोल्यूशन के कई टाइप्स हैं। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, कई टाइप्स हैं। उस जिगसा स्ट्रेटजी में आप दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप को कहते हैं होम ग्रुप, दूसरे ग्रुप को कहते हैं मिसाल के तौर पे पोल्यूशन पढ़ाने के लिए आपने दो ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप बनाया, बच्चे पहले से जिस तरह बैठे हुए हैं क्लास में, उन्हीं को चार चार के ग्रुप बनाए। मिसाल के तौर पे पोल्यूशन पढ़ाने के लिए एक को आपने नॉइस पोल्यूशन पे लिटरेचर दे दिया, दूसरे को लैंड पोल्यूशन पे दे दिया, तीसरे को वाटर पोल्यूशन पे लिटरेचर दे दिया, चौथे को एक और पोल्यूशन पे के टाइप पे लिटरेचर आपने दे दिया। बच्चों से कहा कि आपने इसको पढ़ना है। बच्चे उसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद 10 मिनट आपने दे दिए इस एक्टिविटी के लिए। उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे कि जिन जिन के पास लैंड पोल्यूशन के का लिटरेचर है वो अलग हो जाए। लैंड पोल्यूशन को अलग किया, वाटर पोल्यूशन को अलग किया, अच्छा नॉइस पोल्यूशन को अलग किया, किसी और टाइप के पोल्यूशन को आपने अलग कर दिया। जब अलग हो गए तो इस ग्रुप को कहते हैं एक्सपर्ट ग्रुप। यानी कुछ लैंड पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, कुछ नॉइस पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, कुछ वाटर पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, कुछ एयर पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं। इस नए ग्रुप से, एक्सपर्ट ग्रुप से अभी आपने कहा, अभी आपने इसको समझना भी है, एक दूसरे को समझाना भी है, और एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी आपने अपने होम ग्रुप में वापस जाके अपने दीगर साथियों को अपना टास्क, अपना ये स्पेसिफिक टॉपिक को उनको समझाना है। तो कोई टीचिंग स्ट्रेटजी भी आप तय करें कि आप कैसे समझाएंगे। देखिए यहाँ पे दो तरह की लर्निंग होती है। एक खुद समझने के लिए पढ़ना, दूसरा समझाने के लिए पढ़ना। खुद समझने के लिए और समझाने के लिए पढ़ने में बड़ा फर्क होता है। इंसान जब खुद समझने के लिए पढ़ता है तो इतने डीप जाके नहीं पढ़ता है। जब दूसरों को समझाने के लिए पढ़ता है तो उस वक्त डीपली जाके पढ़ता है। मल्टीपल क्वेश्चन रेज होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी तलाश करता है पढ़ते वक्त, यानी डीप स्टडी करता है, क्योंकि उसने पढ़ाना है आगे जाके।
अब ये एक्सपर्ट ग्रुप में वो न सिर्फ इसको समझते हैं बल्कि दूसरों को समझाने की टेक्निक्स भी यहाँ पे अभी तय करते हैं। 10-15 मिनट में खुद समझ भी लिया, टेक्निक्स भी उन्होंने सेट किए, फिर दोबारा उनको होम ग्रुप में भेजा जाता है। तो बच्चे अब हर बच्चा एक नए टॉपिक के साथ वहां पे मौजूद है होम ग्रुप में, क्योंकि हर बच्चे के पास नया टॉपिक है। और दूसरों यानी मतलब अब मेरे पास नॉइज पोल्यूशन है होम ग्रुप में, तो दूसरे के पास लैंड पोल्यूशन है, तीसरे के पास एयर पोल्यूशन है, चौथे के पास वाटर पोल्यूशन है। हर एक के पास मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। अब अपने टॉपिक का मैं एक्सपर्ट हूं। अब एज एन एक्सपर्ट आई एम गोइंग टू टीच माय ग्रुप मेंबर्स। मैं अभी उनको समझाता हूं, पढ़ाता हूं। तो उस दौरान कुछ क्वेश्चन भी वो रेज करते हैं, तो अब उन क्वेश्चन का आंसर भी देना मेरी जिम्मेदारी है। तो बच्चा यहाँ पे इस एक्टिविटी में, इस स्ट्रेटेजी में, इस टेक्निक में, इस मेथड में न सिर्फ समझता है बल्कि समझाने की भी कोशिश करता है, उस लेवल पे जाके यानी लर्न करता है। तो ये हो गई कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटेजीज। आर यू गेटिंग मी? समझ नहीं आ रहा जी, होम ग्रुप का समझ नहीं आया सर, वो दिखाई। होम ग्रुप का, होम ग्रुप यानी पहले से बच्चे अंदाज में बैठते हैं क्लास में, ठीक है, वो होम ग्रुप है। आपने लिटरेचर दे दिया उनको, ठीक है। होम ग्रुप में हर एक के पास मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं। होम ग्रुप में हर एक के पास पूरे ग्रुप के पास एक ही टॉपिक होता है, यानी वो ग्रुप उस टॉपिक का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। अब एक्सपर्ट ग्रुप को दोबारा आप होम ग्रुप में भेजते हैं, जिसमें हर एक के पास मुख्तलिफ टॉपिक होता है। अब समझ में आ गया? यस सर। मिसाल के तौर पे अलिफ बे जीम दाल रे, या ए बी सी डी, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। ए के पास लैंड पोल्यूशन है टॉपिक, बी के पास वाटर पोल्यूशन है, सी के पास एयर पोल्यूशन है, डी के पास नॉइज पोल्यूशन है। हर एक के पास मुख्तलिफ टॉपिक है। ये ग्रुप कहलाएगा होम ग्रुप, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में ए बी सी डी एक और ग्रुप है, टॉपिक है, वो है लैंड पोल्यूशन, ठीक है। यस सर। इस ग्रुप को हम कहेंगे एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप में सबके पास एक ही टॉपिक होता है। वो उस टॉपिक को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, साथ ही साथ आपस में इंस्ट्रक्शन भी करते हैं, एक दूसरे को समझाते भी हैं। और तीसरे स्टेप में फिर नेक्स्ट ग्रुप में जब होम ग्रुप में जाएंगे तो ये कैसे इस अपने टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसके लिए स्ट्रेटजीज भी तय करते हैं। तय करने के बाद ये वापस अपने होम ग्रुप में जाते हैं। होम ग्रुप में हर एक के पास मुख्तलिफ टॉपिक होता है और हर बंदा अपने टॉपिक का एक्सपर्ट होता है। जाके वो अपने टॉपिक को अपने साथियों को पढ़ाता है। चले कुछ थम्स अप की इंडिकेटर्स आ रही है, इसका मतलब है समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताएं, एक टीचर जो रिवायती तरीके से हम पढ़ाते हैं क्लास में जाके, हम बोर्ड पे लिखवाते हैं, खुद बोलते भी हैं और बच्चे सिर्फ सुनते हैं, उसमें ज्यादा बच्चे की लर्निंग होगी या इस जिक्सा स्ट्रेटेजी में बच्चे की ज्यादा लर्निंग होगी?
हेलो, जिक्सा स्ट्रेटेजी में ज्यादा होगी सर लर्निंग। वो कैसे? उसमें बच्चे खुद तो करेंगे सर, प्लान करेंगे, फिर वो स्टडी करेंगे और पढ़ाएंगे, और क्रिटिकल थिंकिंग भी उनमें डेवलप हो जाएगी इस तरह से। अच्छा, ठीक है। यानी बच्चा पैसिव लिसनर नहीं है, बल्कि एक्टिव रोल बच्चा प्ले कर रहा है। बच्चा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और टीचर पैसिव रोल प्ले कर रहा है। इस कोऑपरेटिव लर्निंग में देखें, थिंक पेयर शेयर में भी, जिक्सा स्ट्रेटेजी में भी टीचर फैसिलिटेट कर रहा है, एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल ये है, उस दिन हमने जो लर्निंग थीरीज हमने डिस्कस किए, ये मेथड किस लर्निंग थ्योरी को मैच करता है, किस लर्निंग थ्योरी से मैच करता है? अगर आपके जहन में सर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक, और ओनली सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? जी सर, मुझे तो ये लग रहा है। व्हाट अबाउट प्रैग्मेटिज्म? व्हाट अबाउट प्रैग्मेटिज्म? लर्निंग बाय डूइंग नहीं है यहां पे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी है और प्रैग्मेटिज्म भी है, लर्निंग बाय डूइंग भी है। अच्छा, हेलो, अच्छा, दूसरा है मेथड जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, या जिसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसको 21st सेंचुरी की मेथड भी कहते हैं। और ये मेथड डायरेक्टली लिंक करता है प्रैग्मेटिज्म से, लर्निंग बाय डूइंग से। इसमें ऐसा होता है कि आप बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से आप दे सकते हैं। आप इस्लामियात में दे सकते हैं, आप सोशल साइंस में दे सकते हैं, आप साइंस सब्जेक्ट में, नेचुरल साइंस के किसी सब्जेक्ट में दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं। उस प्रोजेक्ट में बच्चे खुद अपने काम को प्लान करते हैं और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं और अपने एग्जीक्यूशन पे रिफ्लेक्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड ये है कि ये डायरेक्ट प्रैग्मेटिज्म को लिंक करती है। इसमें आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, सोशल स्टडीज में, साइंस में, अच्छा लैंग्वेज में, अच्छा नेचुरल साइंस के भी किसी सब्जेक्ट में आप कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं। उस प्रोजेक्ट को बच्चे खुद उस पे काम करते हैं और फाइनल फाइंडिंग्स पे आ जाते हैं।
इस ये प्रोजेक्ट, इसका एक फायदा ये है कि ये प्रोजेक्ट बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देती है, यानी कहते हैं कि इट टेक्स द स्टूडेंट बियॉन्ड द वॉल, यानी सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि क्लास से बाहर बागीचे में लेके जाते हैं, या किसी म्यूजियम में लेके जाते हैं, सोसाइटी के अंदर लेके जाते हैं, एक नेचुरल सेटिंग में लेके जाते हैं, ठीक है। वहां पे बच्चे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अच्छा, दूसरा इसका फायदा ये है कि ये इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग डेवलप करती है, बच्चे खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी टीचर की इन्वेस्टिगेशन पे रिलाय करने के बजाय बच्चे खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को। अच्छा, इसमें बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, पैसिव नहीं बल्कि एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। प्रोजेक्ट मेथड के फायदे मैं गिनवा रहा हूं। अच्छा, इसमें बच्चों की इंक्वायरी डेवलप होती है। वो इसलिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं उसके ऊपर बच्चे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। मसलन कोई मसला है, उस मसले की वजह वो टेंटेटिवली डेवलप करते हैं कि इस मसले की वजह ये होगी, उसे कहते हैं रिसर्च में हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस को आप एकेडमिक गेस कह सकते हैं। ये ब्लाइंड गेस नहीं है बल्कि एकेडमिक गेस है। मसलन किसी भी इशू पे आपने बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया है, उस इशू के जो रीजंस हैं बच्चे हाइपोथेसाइज करते हैं, यानी एज्यूम करते हैं कि इस मसले के रीजंस ये होंगे। अब अपने उस एजम्पशन को, अपने इस हाइपोथेसिस को वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस कहते हैं कि हाइपोथेसिस एक एकेडमिक गेस होती है। एकेडमिक गेस से मुराद ये है कि इसकी वजह मैंने किसी से सुना है, जानने वाले से, मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने कहीं खुद फेस किया है। इस मैं कहूं कि इस मसले की वजह ये है, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। रिसर्च में जो इस्तेमाल होती है, स्पेशली क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब स्टिल ये फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है, ये असम्पशन है। फैक्ट कब होगी? जब आप इसको टेस्ट करेंगे, जब आप इसको साइंटिफिक वे, तब ये फैक्ट होगी। अदरवाइज स्टिल दिस इज हाइपोथेसिस। आपने पढ़ा है, स्टिल दिस इज हाइपोथेसिस। आपने किसी से सुना है, स्टिल दिस इज हाइपोथेसिस। आपने खुद कहीं पे फेस किया है, स्टिल दिस इज हाइपोथेसिस। लेकिन आपने टेस्ट नहीं किया है। अब इस हाइपोथेसिस को बच्चे टेस्ट करते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट कैसे किया जाता है। यानी ये प्रोजेक्ट मेथड बच्चों के अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप करती है। इट प्रोमोट्स a better knowledge of the practical aspect। या थियरिटिकल एस्पेक्ट पे सिर्फ रिलाई नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ आप बच्चों को लेके जाती है। यानी थ्योरी आपने बता दी, बच्चों ने उसको रटना नहीं है, बल्कि तो प्रैक्टिकल वे में जाके देखते हैं बच्चे। इट इनहांसेस स्टूडेंट सोशल स्किल्स। ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है बच्चों की सोशल स्किल्स को डेवलप करती है। सोशल स्किल्स क्या है? सोशल स्किल्स से क्या मुराद है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्किल्स? सर तो ये इंटरेक्शन बता दें अगर आप सुन रहे हैं तो।
इंटरेक्शन करना दूसरों के साथ। एक हो गया। और इंटरेक्शन इज अ सिंगल स्किल। व्हाट किसी से एग्री करना, किसी से डिसएग्री करना, किसी तक अपना मुद्दा पहुंचाना, किसी को बर्दाश्त करना, किसी को यानी रेस्पेक्ट के साथ एग्री करना और डिसएग्री करना। These are social skills. Conflict management is also a social skill. कंफ्लिक्ट पैदा हो जाती है ग्रुप मेंबर्स के दरमियान, उस कंफ्लिक्ट को कैसे मैनेज करती हैं आप? दिस इज अ सोशल स्किल। ठीक है, आप किसी से एग्री नहीं करती हैं, डिसएग्री करती हैं, लेकिन पोलाइट वे में कैसे आप डिसएग्री करेंगे? उसे नाराज भी ना करें लेकिन आप डिसएग्री भी कर रही हैं। दिस इज सोशल स्किल। आप अपना मुद्दा दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? दिस इज सोशल। आप दूसरों को कैसे रेस्पेक्ट करती हैं, दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करती हैं, दूसरे आपको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्टेंस इज आल्सो सोशल स्किल। तो ये सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चों के दरमियान। कैसे? इसलिए कि बच्चे ग्रुप में काम करते हैं और ग्रुप में ये तमाम चीजें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, दूसरों तक अपना पैगाम भी पहुंचाते हैं, दूसरों से एग्री भी करते हैं, दूसरों से डिसएग्री भी करते हैं। ये तमाम चीजें वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट मेथड में टीचर का रोल फैसिलिटेशन का होता है, फैसिलिटेटिव रोल प्ले करता है, और स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी होती है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ एग्जीक्यूशन, फिर फ्रीडम ऑफ इन सिलेक्शन। अच्छा, लास्ट इसका फायदा, इट इनकरेज द स्पिरिट ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च की टेक्निक्स, उसके स्पिरिट बच्चों के अंदर डेवलप होती है, क्योंकि ये खुद प्रोब करते हैं, ये खुद यानी इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये खुद एनालाइज करते हैं, ये खुद प्लान करते हैं, बच्चे खुद करते हैं, ना कि टीचर की इन्वेस्टिगेशन पे रिलाई करते हैं, ना कि टीचर की प्लानिंग पे रिलाई करते हैं। टीचर का काम फैसिलिटेशन का होता है, एक्टिव रोल बच्चे प्ले कर रहे होते हैं। तो रिसर्च की जो सलाहियत है वो बच्चों के अंदर डेवलप होती है। प्रोजेक्ट्स बाज दफा हम इंडिविजुअल भी दे देते हैं, बाज दफा ग्रुप में दिए जाते हैं। आप इंडिविजुअल भी प्रोजेक्ट दे सकती हैं, आप ग्रुप में भी प्रोजेक्ट्स दे सकती हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड पे जिसने सबसे ज्यादा काम किया, जिस एजुकेशनिस्ट ने, उसका नाम है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक, KILPATRICK। किलपैट्रिक ने 4 तरह के प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज, उसने नाम दिया है कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जैसे कोई आर्टिकल, कोई चीज, कोई मॉडल, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, यानी खुद कुछ बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, कोई थ्योरी को इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। एक दूसरे किस्म के प्रोजेक्ट है एस्थेटिक प्रोजेक्ट।
ये बच्चों के अंदर एप्रिसिएशन पावर डेवलप करने के लिए बहुत मुआविन साबित होती है। एस्थेटिक प्रोजेक्ट में आप कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं स्कूल के अंदर, बच्चों को टास्क दिया जाता है कि फला प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, तो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इसको अरेंज करें। या कोई किसी क्लास को या स्कूल को या किसी जगह को डेकोरेट करना होता है, ठीक है, आप बच्चों से कहते हैं कि आप इस चीज को इस इदारे के जो जो स्पिरिट है उस हिसाब से इसको डेकोरेट करें। एक क्लासरूम को आपने डेकोरेट करना है, स्कूल को आपने डेकोरेट करना है, या कम्युनिटी में किसी और इदारे को किसी और इंस्टीट्यूशन को आपने डेकोरेट करना है। तो इससे बच्चों के अंदर एस्थेटिक सेंस डेवलप होती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम इसने किलपैट्रिक ने दिया है एस्थेटिक प्रोजेक्ट्स। तीसरी किस्म की प्रोजेक्ट है प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टास्क आप बच्चों को दे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। एक प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को, बच्चे उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इससे बच्चों के अंदर मसाइल को हल करने की सलाहियत डेवलप होती है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में से एक प्रॉब्लम आपको बनाना होगा एज अ टीचर, और उस प्रॉब्लम को बच्चों के सामने आपने रखना होगा। बच्चे उस प्रॉब्लम को सोल्व करके ग्रुप में आपको दिखा दें। दैट इज प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट। लास्ट है ड्रिल प्रोजेक्ट। It is for the mastery of the skill and knowledge of the students. It increases the work efficacy and capacity of the students. यानी एक चीज को बार बार आप ड्रिल करते हैं। जैसे बिहेवियरिज्म में हमने कहा था कि एक चीज को जब तक आप बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, बार बार आप नहीं दोहराएंगे, वो आपकी बिहेवियर का हिस्सा नहीं बन जाता है। इस तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसे ड्रिल प्रोजेक्ट कहते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के स्टेप्स क्या हैं? कैसे आप प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड को क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे? तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये है, इसके स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले आप सिचुएशन को क्रिएट करेंगे। ये टीचर की जिम्मेदारी है। टीचर क्या करेगा? पहले स्टेप में एक प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट करेगा, यानी उस प्रोजेक्ट के हवाले से नॉलेज देगा, उस प्रोजेक्ट के हवाले से टीचर इंस्ट्रक्शंस देगा। तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को करना है। प्रोजेक्ट की नौइयत ये है। दूसरे स्टेप में प्रोजेक्ट मेथड के जो दूसरे स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने होंगे, उनमें से किसी एक प्रॉब्लम को बच्चों ने आइडेंटिफाई करना होता है। उनमें से यहाँ पे बच्चों को ऑटोनॉमी होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स टीचर ने बच्चों के सामने रख दिए। बच्चे अपनी इंटरेस्ट, अपनी जहानत, अपनी स्किल, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किसी एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद तीसरे स्टेप पे अब उस प्रॉब्लम पे प्लानिंग करेंगे बच्चे, और टीचर उनकी मदद करेगा, प्लानिंग में असिस्ट करेगा। इस मसले को कैसे इस प्रोजेक्ट को कैसे, इस मसले को या इस प्रोजेक्ट को कैसे हम करें, वो प्लान करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, उसके बाद क्या करें। अच्छा, हमारे ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स में से वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि फला मेंबर क्या काम करेगा, फला मेंबर क्या काम करेगा, फला मेंबर क्या काम करेगा, फला मेंबर क्या काम करेगा। और ये वर्क की जो डिवीजन है, ये मेंबर्स की कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल टैलेंट और पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से उनको टास्क असाइन किया जाएगा, ताकि खुश उसलूबी से हर मेंबर अपने टास्क को फुलफिल करे। प्लानिंग के बाद जो चौथा स्टेप है
वो है एग्जीक्यूशन। अपने प्लान को फिर